जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर पुनः हाजिर हूं आपके पीवाईक्यू सेशन को आगे लेकर के। तो देखते हैं पीवाईक्यू सेशन में आज क्या है खास क्वेश्चन। पहला प्रश्न कहता है, राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन सा संविधान के अनुच्छेदों में सही ढंग से मेल खाता है। कौन सही ढंग से मेल खाता है भाई? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 47 में है? नहीं भाई, ये मेल नहीं खाता है। अनुच्छेद 47 में नहीं है, अनुच्छेद 50 में है, कार्यपालिका न्यायपालिका। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रचार प्रसार, ये 43 का में नहीं, मजदूरों का दिया हुआ 43 का में, इसमें दिया हुआ है 51 में दिया हुआ है। ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, अनुच्छेद 49 के तहत करेगी। तो आर सही है, बाकी सब गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या मिलता है हमारा? केवल आर सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहां मिलता है, सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है। क्या अधिदेश यानी क्या आदेश देता है कि वह मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाए। ये क्या कहता है? देखिए 48 नहीं कहता, 48 क्या कहता है? तो 48 ये नहीं कहता है, ये कहता है 47। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना, विकास करना, ये है 48 का ए, सॉरी 48 का ये क्या है? ए है। 48 ए है आपका। फिर कह रहा है पिछड़े वर्गों को शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की बात। फिर गाय और बछड़ों के वध पर रोक। हाँ भाई, यही है 48। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा। कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन को बढ़ावा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो 1976 यानी कि आपातकाल चल रहा है, तीसरा आपातकाल यानी कि थर्ड आपातकाल है हमारे देश में, आपातकाल। ठीक है, ये चल रहा है। और तीसरा आपातकाल 1975 से 77 तक चला। तो इस दौरान हम कह रहे हैं कि 1976 में एक समिति बनाई गई कि अध्ययन करिए संविधान का, कहां पर लू पॉइंट्स, कहां पर गलतियां हैं, उनको फिर से एक बार विचार करिए। इतने साल हो गए हैं, संविधान लागू होने के 25 साल पूरे हो चुके थे, तो देखें कहां पे दिक्कत आती है। तो उसके लिए समिति बनाई गई और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे। इन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में फिर संविधान के भाग 4 का को जोड़ा गया। 4 का को यानी ए को जोड़ा गया। इन्होंने संविधान के भाग 4 का को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। ठीक है भाई, बात तो सही है, सामाजिक और आर्थिक के लिए कुछ चीजों को राज्य के लिए दिया गया है, तो ये तो सही हो गया। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? नहीं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही है, इज द राइट आंसर आपका डी हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का क्या मौलिक कर्तव्य है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना? नहीं, ये आपका न्याय मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका मानवता का कर्तव्य है, इंसानियत का, यानी इंसानियत होने का। ये तो नहीं हुआ भाई। फिर कह रहा है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। भाई बिल्कुल सही है, हमारी जो मिश्रित संस्कृति विरासत है उसको बनाए रखना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्लियर? यहां पे फिर कह रहा है वोट देने का अधिकार नहीं है। भाई वोट देने का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। और फिर करों का भुगतान, ये भी आपका अधिकार नहीं है, आप कर का भुगतान करिए, ये आपका जो है एक मानवता का अधिकार है, राष्ट्र के प्रति अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर? आगे प्रश्न देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक
सिद्धांतों में विनिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। राज्य को प्रयास करना होगा, क्या प्रयास करना होगा? अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, बिल्कुल है, ये करना ही करना आपको है। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ निपटारे के लिए प्रोत्साहन देना, ये भी सही है आपका। परमाणु ये क्या है? निरस्त्रीकरण और पहल हमले नहीं नीति के प्रोत्साहन देने होंगे, ये सही है। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहले हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देना होगा। भाई परमाणु निरस्त करने का ये हमारा मौलिक जो है क्या कहा जाए, डीपीएसपी नहीं है, हमारे राज्य के सिद्धांतों में नहीं है। ये परमाणु जो निरस्त्रीकरण है ये केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय है ही नहीं। तो ए और बी सही हैं। ए और बी कहां है? ए और बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 4 के में उल्लेखित हैं, 4 में निहित हैं। कहां से कहां तक निहित हैं? तो वो है 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो रूस से लिए गए हैं। रूस इसका वर्तमान नाम है, ये नाम इसका यूएसएसआर, ये 1992 तक रहा। 92 से जो है यूएसएसआर यानी कि रूस में कन्वर्ट हो गया, रूस बदल गया जब इसका विघटन हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ भाई? सामाजिक एवं राजनीतिक नहीं भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन कहां हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ और राजनीतिक, ये तीनों बात कही जाएगी किसमें? अनुच्छेद 38 में ये तीनों बात कही जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कहता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कहां है? ये हैं। और किस अनुच्छेद में करते हैं? तो अनुच्छेद जो आपका है आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष के और सदस्य की चुना जो नियुक्ति होती है वो होती है। आर्थिक मामलों पर यहां पे मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों को निर्देशित और समन्वय करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, बिल्कुल मत लगाइएगा। देखिए मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री महोदय, वही पेश करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? यानी कि जब नई होती है तो उसमें स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर नहीं होता है, वो चुना ही नहीं जाएगा, अब चुना जाएगा। तो कार्यवाहक यानी जो बनाए जाते हैं उसे नियुक्त कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति इनको चुनते हैं। फिर बाद में जब ये पहले दिन की बैठक हो जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो आर्टिकल 93 के तहत चुने जाते हैं, के तहत। ठीक है, ये जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन कार्यवाहक अगर हम कहें तो ये जो चुने गए हैं ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। जब संसद सत्र सत्र में आ जाएगा तो संसद के सभी सदस्य मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? भारत के महान्यायवादी की पदावधि का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ये कोई निश्चित समय के लिए नहीं होता है। और महान्यायवादी जो है, ये भारत की जो महान्यायवादी हैं, इनका आर्टिकल अगर बात करते हैं तो इनका आर्टिकल जो है वो कितना है? वो है 76। ये भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है, ये किसका है? भारत सरकार का वकील है भैया, ये भारत सरकार का वकील, भारत सरकार का पक्ष रखेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार खत्म, ये खत्म, सरकार इनको पहले भी खत्म कर सकती है। 1921 में केंद्रीय बजट के रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति का प्रस्ताव रखा गया था? तो भाई बात समझ लीजिए आप, बजट की बात करते हैं तो जो बजट शब्द है, बजट शब्द पहली बार तो संविधान में है ही नहीं।
बजट ये संविधान में नहीं है। इसके जगह पर इस्तेमाल किया गया है क्या, वार्षिक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा, और वो है आर्टिकल 112 में, 112 में। अंग्रेजों ने 1860 में पहली बार बजट पेश किया था ये, ठीक है, बजट पहली बार पेश हुआ था। यहां पे बजट करो, पूरा लिखो पहले यहां पे, ठीक है, पहली बार बजट, ठीक है। अब बजट पेश हुआ, तो बजट जब पेश हुआ तो उस समय पहले हम रेल बजट पेश करते थे, रेल प्लस आम बजट हम पेश करते थे एक साथ। अंग्रेजों ने कहा कि भाई रेल बजट जब हम पेश करते हैं और आम बजट, तो हमें ये जानकारी नहीं हो पाती है कि रेल में कितना हमारा खर्चा लगा है, रेलवे में कितना हमारा खर्चा लगा है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर रेल बजट को अलग करने के लिए 1921 में एक समिति बनाते हैं, 21 में एक समिति बनाते हैं, उसका नाम होता है अकवर्थ। ये अकवर्थ हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में एक्वर्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। अकवर्थ समिति बनती है। अब अकवर्थ जो समिति बनेगी यहां पे, अकवर्थ समिति ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है 1924 में। कब पेश करती है, 1924 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और 24-25 का जब बजट पेश होता है तो पहली बार रेल बजट अलग पेश होता है, रेल बजट जो है अलग पेश होता है, अलग पेश किया गया। क्लियर भैया, तो ये हो गया आपका उत्तर। क्या उत्तर निकल के आया, अकवर्थ समिति द्वारा रेल बजट को अलग पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए। बात को समझिएगा, राज्यसभा में पूछ रहा है गणपूर्ति, जब गणपूर्ति कहा जाए या कोरम कहा जाए, तो गणपूर्ति और कोरम के लिए ध्यान रख लीजिए, ये गणपूर्ति और कोरम की बात अगर की जाए तो इनका होता है 1/10 सदस्य, 1 कितना 10 जो है ये सदस्य होते हैं, 1/10 सदस्य, ठीक है। अब 1/10 सदस्य की बात करें अगर, तो कितने होंगे, राज्यसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में 250 सीटें हैं, उनका 1/10वां भाग, तो 10वां भाग अगर जायज की बात करें तो कितना 25, तो 25 सदस्य होंगे, आंसर 25 आएगा। 25 कहां है, 25 पहले ही दिया है, राज्यसभा में 25। अगर हम क्वेश्चन यहां पे लोकसभा कर देते तो क्या होता, तो लोकसभा भी गणपूर्ति मतलब 1/10, तो 1/10 जब लोकसभा का निकालेंगे तो ऑप्शन तब 55 बन जाता है, ये है लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए, ठीक है। ये है आपका राज्यसभा, पेपर में दिया ही हुआ है राज्यसभा के लिए, ठीक है भैया, बिल्कुल आराम से पढ़िए, याद करिए, मस्त रहिए। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। भारत की संसद का तो वो एक अहम हिस्सा ही है, लेकिन दुनिया के संसदों के साथ एक वो कड़ी स्थापित करता है। वो कौन व्यक्ति है, तो वो कोई और नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं। अनुच्छेद 93 में इनका उल्लेख किया गया है और इनकी कार्य व शक्तियां बताई गई हैं कि इनके क्या क्या कार्य होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहता है, क्षेत्रीय परिषद के समन्वय अध्यक्ष कौन होते हैं। इसके अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। केंद्रीय परिषद, जो भारतीय संविधान हम पढ़ते हैं, संविधान के भाग 9 में जब पंचायती राज व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं तो उसमें इसका भी जिक्र बाद में आता है। ए से लेकर ओ तक हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं, और जब ओ के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम क्षेत्रीय यानी कि पंचायतों को भी जिक्र करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है भारत के महान्यायवादी के परिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद, यहां ध्यान रखिएगा, तो ये राष्ट्रीय एकता परिषद है, इसकी बात अगर हम कर लें तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है, इसकी स्थापना की बात करें
तो स्थापना इसकी हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, इसकी पहली जो बैठक है, पहली बैठक की बात करते हैं, पहली बैठक की बात करते हैं तो पहली बैठक 1962 में हुई थी। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? इनके जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो होते हैं पीएम। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है? इनकी कार्यकारिणी समिति का जो कार्य देखा जाए तो कार्य क्या है, यानी कि राष्ट्रीय एकता का कार्य क्या है? धर्मवाद, धर्मवाद, फिर जातिवाद और समाज में समानता। ठीक है, इन दोनों को समाप्त करना है, समानता को बढ़ावा देना है। इसके लिए हम प्रयास करते हैं, किसका? राष्ट्रीय एकता परिषद के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाअधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? महाअधिवक्ता पद समझते हैं यहाँ पे? महाअधिवक्ता मतलब ये, इसे बोलते हैं राज्य सरकार का वकील। राज्य सरकार का वकील, सरकार का वकील, राज्य सरकार का ये वकील है। इसका किस पद में उल्लेख है? अगर हम तुलना करें तो अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था, एक केंद्र सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील। बहुत ध्यान सुनिएगा, ट्रिक मिलने वाली है। केंद्र सरकार का वकील वो कौन है? केंद्र सरकार का वकील जो होता है वो होता है महान्यायवादी। ये होते हैं महान्यायवादी। इनका उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया हुआ है? अनुच्छेद 76 में किया हुआ है। इसका अनुच्छेद पूछ रहा है तो आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए। अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 72 से 111 तक, 111 तक 89 जोड़ें, 89 जोड़ें जो प्राप्त होगा वो राज्य के लिए वकील उसके लिए बन जाएगा, राज्य के आर्टिकल बना देंगे। तो 72 से 111 के बीच में 76 आ रहा है, 76 में जरा 89 जोड़ लीजिए, 89 जोड़ेंगे तो 165 आया, 165। 165 में क्या दिया गया है? 165 में दिया जाएगा आपका ये रहा पद 165 में कि भैया राज्य सरकार का वकील महान्यायवादी, ये दिया गया है। तो किस में दिया गया है? 165 में। बहुत आसान है ये, अगर इसको समझ गए भाई मेरे तो आर्टिकल बनाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल समझ लीजिए, 72 से 111 में 76 आया, जोड़ के आपने निकाल लिया। 72 में दिया हुआ है राष्ट्रपति का क्षमादान, अगर आप 89 जोड़ेंगे तो आएगा 161, वो राज्यपाल का क्षमादान बन जाएगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे 79, उसमें संसद दिया हुआ है, अगर आप उसमें 89 जोड़ेंगे तो 168 आ जाएगा, वो विधानमंडल की बात करने लगता है, यानी कि राज्य की संसद की बात करने लगता है वो। ठीक है, बहुत आसान है, इसको जोड़िएगा समझिएगा, लेकिन जब थ्योरी क्लास चलेगी तब ये बात तब बताई जाएगी आपको, इसका पूरा डिटेल्स, क्योंकि इतना ज्यादा देखिए पीवाईक्यू में इतना समय नहीं मिल पाता है, आपको फटाफट आंसर जानना होता है। ठीक है,